नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में हम समझेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला प्रश्न जो है सही विकल्प का है। सही विकल्प में पहला प्रश्न आता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो इससे बोल्शेविक क्रांति को, या कभी ऐसा भी आ सकता है कि रूसी क्रांति कब हुई थी। इसमें 4 ऑप्शन है: 1917, 1921, 1912 और 1909। तो इसमें राइट आंसर जो है 1917। तो बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। चूँकि सार्क जो है दक्षिणी देशों का एक संगठन है जिसमें भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका तो सम्मिलित है, लेकिन चीन नहीं है। तो इसका उत्तर जो है कि सार्क देश का सदस्य कौन नहीं है, तो उत्तर में आ जाएगा इसका चीन। फिर इसमें अगला प्रश्न आता है कि देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो देश के जो पहले शिक्षा मंत्री जो थे हमारे, वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर जो है ग वाला है, अब्दुल कलाम आज़ाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आता है कि लोकसभा में सदस्य संख्या है। तो हमारे देश में जो लोकसभा है उसमें जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो है 545। तो इसके राइट आंसर में हम जो क वाला है 545 ये हम लिखेंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें आता है कि निम्नलिखित में से गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो चूंकि हम सबको पता है कि शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था और इस शीत युद्ध में जो है विश्व में 2 गुट बन गए थे, इसलिए हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी गुट में ना रहते हुए एक अलग आंदोलन चलाया था जिसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो उत्तर में आ जाएगा ग वाला, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद आता है छठा वाला, श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी। तो ये हम सभी को पता है कि जो है हमारे देश की जो सबसे बड़ी घटना है आपातकाल, तो यह जो है इसकी घोषणा इंदिरा गांधी ने सन 1975 में की थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क वाला रहेगा, 1975। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा 1975 में की थी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। इसमें आता है भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। ये हम सभी को पता ही होगा, सरल सा प्रश्न है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हमारे देश में लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो राइट आंसर जो है इसका आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। रिक्त स्थान है। इसमें सबसे पहला जो रिक्त स्थान है कि शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है बारूद बारूस। बारूद बारूस ने सबसे पहले जो है शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था। तो इसमें राइट आंसर आएगा बारूद बारूस। इसके बाद अगला जो है रिक्त स्थान है, जय जवान जय किसान का नारा रिक्त स्थान ने दिया था। तो हम सबको पता है कि जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो इसमें जो है राइट आंसर जो है वो आएगा लाल बहादुर शास्त्री। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं तीसरे रिक्त स्थान पर। इसमें है कि भारतीय भूभाग के किस क्षेत्र को या रिक्त स्थान क्षेत्र को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो हम सभी को पता है कि जो भारतीय भूभाग के 7 बहन के नाम से जो पूर्वी क्षेत्र है वो जो है उनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है ना। तो इसमें पूर्वी क्षेत्र आएगा भारतीय भूभाग के, तो रिक्त स्थान में आएगा पूर्वी क्षेत्र को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है कि भारतीय क्रांति दल का गठन किसने किया। तो भारतीय क्रांति दल जो है एक दल का गठन जो है चौधरी चरण सिंह ने किया था। तो इसमें राइट आंसर जो आएगा कि चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल का
गठन किया था। अगला इसी प्रकार का प्रश्न है, तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक रिक्त स्थान थे, तो इसमें उत्तर आएगा एन.टी. रामाराव। जो तेलुगु देशम पार्टी है दक्षिण की, उसके संस्थापक जो थे वो है एन.टी. रामाराव, तो रिक्त स्थान में आएगा एन.टी. रामाराव। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय रिक्त स्थान में स्थित है। तो हम सभी को पता है कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन, जो अमेरिका की राजधानी है, वहाँ स्थित है। तो इसमें राइट आंसर आएगा, वो आएगा वाशिंगटन। इसके बाद आता है कि जम्मू कश्मीर का राजा था, तो जम्मू कश्मीर का राजा जो है वो हरि सिंह थे। तो इसमें लिखेंगे जम्मू कश्मीर का राजा जो है राजा हरि सिंह थे। तो हरि सिंह जो है इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम जो है आगे सही जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न जो है सही जोड़ी वाला है। इसमें आता है पहला, शीत युद्ध की शुरुआत। तो जो शीत युद्ध जो है इसकी शुरुआत जो है 1945 में हुई थी। तो इसको हम शीत युद्ध की शुरुआत को मिलाएंगे 1945 से। इसके बाद आता है जनसंघ का चुनाव चिन्ह। तो जो जनसंघ पार्टी बनी थी उसका चुनाव चिन्ह जो था वो दीपक था। इसका राइट आंसर जो है दीपक पर हम इसको मिलाएंगे। क्यूबा मिसाइल संकट जो है शीत युद्ध के दौरान आया था, वो 1962 में आया था। तो क्यूबा मिसाइल संकट के आगे 1962 लिखना है। भारत विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसको 16 सितंबर से मिलाएंगे। हैदराबाद का निजाम कौन था? तो इसमें आता है उस्मान अली खान। तो उस्मान अली खान जो था हैदराबाद का निजाम था। फिर है पूंजीवादी गुट। तो पूंजीवादी गुट जो है फ्रांस और जापान थे। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रांस और जापान। तो पूंजीवादी गुट के सामने हम फ्रांस और जापान लिखेंगे। चलो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है कि 1990 ईस्वी में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। तो सही बात है, 1990 में ही बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। तो ये वाक्य सत्य है, तो हम इसके आगे सत्य लिखेंगे। अगला है भोपाल के नवाब संविधान सभा में सम्मिलित होने चाहते थे। तो यह भी वाक्य सही है, क्योंकि भोपाल के नवाब जो थे वो संविधान सभा में सम्मिलित होना चाहते थे। फिर अगला है भारत एवं भूटान के लोगों को एक दूसरे के यहाँ जाने हेतु वीज़ा लेना पड़ता है। तो मित्रों, ये मैं बता दूं कि भारत और भूटान बहुत अच्छे पड़ोसी देश है और इन दोनों देशों में जाने के लिए हमें वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि एक दूसरे के यहाँ वीज़ा लेना पड़ता है, तो ये असत्य है, वीज़ा नहीं लेना पड़ता है। अगला आता है कि फुलटन भाषण में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने सोवियत संघ की प्रशंसा की थी। तो यह जो है यह वाक्य जो है गलत है। इसके बाद आता है आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। तो इसके आगे सत्य है। फिर अगला भी सत्य ही है कि गुरिल्ला समाज की शुरुआत जो है चारू मजदूर ने की थी। इसके बाद हम जो है छोटे छोटे प्रश्न जो है एक वाक्य के उत्तर, इसमें हम बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि आपातकाल क्या था? तो हम सभी को पता है कि आपातकाल का अर्थ क्या होता है? संकट, यानी कि जो है संकट का जो समय है उसी को हम आपातकाल कहते हैं। और जो है हमारे देश में आपातकाल जो है 1975 में लगा था। जब भी किसी देश में कोई आर्थिक या इस प्रकार का कोई युद्ध या आंतरिक या कोई बाह्य खतरे की आशंका उत्पन्न हो, तो वह समय जो है उस देश के लिए आपातकाल ही होता है। तो आपातकाल क्या है कि देश के बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा होने की जो स्थिति है उसी को हम आपातकाल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो चूंकि ये बिना हथियारों से लड़ाया जाने वाला जो युद्ध था शीत युद्ध, इसकी समाप्ति जो है 1951 में हुई थी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 1951 में। अगला आता है कि भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण कौन सा है? तो हम सभी को पता है, मैंने पहले भी इसका एक वीडियो बना रखा है कि जो भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण जो है वह है आपातकाल, जो कि 1975 में लगा था। इसके ऊपर आज भी राजनीति जो है गर्म हो जाती है कभी कभी। तो ये इसका उत्तर जो है आपातकाल आएगा कि कौन सा प्रकरण था सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण? तो आपातकाल। फिर अगला आता है
कि तमिल और सिहली ये कौन थे। तो तमिल और सिहली जो थे ये श्रीलंका की दो जाति है। इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक इनके बीच में विवाद था और इनके कारण जो है श्रीलंका में जो है गृह युद्ध हो गया था। इसको श्रीलंका की सरकार ने उस समय के जो लिट्टे थे उनको उन पर विजय प्राप्त करके ने इस गृह युद्ध को शांत किया था। तो तमिल और सिहली जो है ये श्रीलंका की दो जातियां हैं, है ना, जिसमें से इन दोनों के बीच में जो है एक गृह युद्ध हो गया था श्रीलंका में दोनों जातियों के कारण। फिर अगला आता है बगदाद संधि का नाम क्या रखा गया है। तो इसमें जो है सही उत्तर है बगदाद संधि का नाम सेंटो रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है सेंटो। बगदाद संधि का नाम सेंटो रखा गया है। इसके बाद छठा प्रश्न आता है कि ताशकंद किस देश की राजधानी है। जो ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान एक देश है, उस देश की राजधानी थी ताशकंद। राजधानी जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है, जहाँ पर मतलब कि जो है ताशकंद समझौता भी हुआ था। इसके बाद हम छोटे छोटे 2 नंबर वाले प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न आता है कि शिमला समझौता किन देशों के मध्य हुआ। तो अभी मैंने बताया शिमला समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो इन दोनों के बीच में शिमला समझौता जो है वो हुआ था। इसके बाद आता है 2 ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय। तो 2 ध्रुवीय विश्व से अभिप्राय ये है कि जब विश्व जो है 2 गुटों में बंट जाता है तो ऐसी स्थिति को हम 2 ध्रुवीय विश्व के नाम से जानते हैं। जैसे अपन देखते हैं शीत युद्ध के समय जो है विश्व 2 गुटों में बंट गया था। एक तो सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ का अलग गुट था और अमेरिका का एक अलग गुट था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है ऑपरेशन विजय क्या था। तो भाई ऑपरेशन विजय जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल को लेकर कारगिल विवाद हुआ था, जहाँ पर कारगिल पर जो है पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर रखा था। तत्कालीन समय उस समय जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उस जो है कारगिल में जो है भारत और पाकिस्तानी सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें भारतीयों की विजय हुई। भारतीय सेना की विजय के उपलक्ष्य में जो है ऑपरेशन विजय मनाया जाता है, जिसकी घोषणा जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इसके बाद आता है कि जो है अटलांटिक नाटो का पुराना नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम जो है वो है अटलांटिक संधि संगठन। जो नाटो है एक सैनिक संगठन है, इसको जो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ये नाटो का पुराना नाम है। इसके बाद आता है कि दबाव समूह क्या है। तो हम सबको समझते हैं कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों की हितों की पूर्ति के लिए जब किसी राजनीतिक सत्ता पर दबाव डालता है, राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, तो ऐसा समूह जो है संगठन है वो दबाव समूह के नाम से जाना जाता है। मतलब वो क्या है, सरकार पर दबाव डालते हैं और अपनी मांगे मनवाते हैं। इसी के आगे एक और प्रश्न है कि भाई सार्क सदस्यों के नाम लिखिए। तो जैसे मैंने बताया कि एक संगठन है जो है एशिया के देशों का है, सार्क सदस्यों का, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश जो है वो सम्मिलित है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है भारत श्रीलंका में मतभेद के 2 कारण बताओ। तो भारत और श्रीलंका में जो है कुछ बातों को लेकर विवाद है। वैसे तो अच्छे पड़ोसी देश है, लेकिन फिर भी एक समुद्री सीमा में जो है टापू है जिसका नाम है कच्छ टीबू। यहाँ पर जो है इसको लेकर विवाद था। श्रीलंका इसको अपना बताता है। भारत ने जब ज़्यादा विवाद होते हुए देखा तो कच्छ टीबू को जो है श्रीलंका को सौंप दिया था। इसके बाद कुछ समुद्री सीमा को लेकर भी जो है भारत और श्रीलंका के बीच में
मतभेद है। तो कोई भी दो कारण आपको लिख लेना है। इसके बाद आता है कि जो है निशस्त्रीकरण से क्या आशय। तो स्वाभाविक है कि शस्त्रों के कारण जो है विश्व में युद्ध की कई बार संभावनाएं जगी है। तो इन विनाशकारी हथियारों और अस्त्र शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना तथा उपलब्ध जो विनाशकारी हथियार है उनको नष्ट करना या हथियारों के इस खतरे को दूर करना, यही मतलब कि जो है निशस्त्रीकरण कहलाता है। तो ये 2-4 लाइन में हमको इसका उत्तर लिखना है निशस्त्रीकरण का, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आता है कि भाई वैश्विक स्तर पर कौन कौन सी नई महामारियाँ उभरी है। तो हम सभी जानते हैं अभी जो है बीमारियों का ही दौर चला, इसके कारण हमारी पढ़ाई भी प्रभावित हुई। जैसे कोरोना महामारी आई, अब ओमिक्रॉन आई है, न जाने कौन कौन सी रोज़ पेपरों में और अखबारों में आती रहती। तो हमको कोई भी 2-4 जो है इसके बारे में लिख देना है, जैसे कि ओमिक्रॉन है, कोरोना है, इन नई महामारियों के बारे में हमको थोड़ा बहुत लिख देना है। इसके बाद आता है शरणार्थी किसे कहते हैं। तो शरणार्थी जो शरण लेता है, तो शरण कैसा लेता है कि कोई किसी भी कारणवश कोई भी व्यक्ति जो है अपना देश छोड़कर या अन्य देश में मतलब कि चला जाता है या वहाँ पर शरण लेता है, तो ऐसी वो जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, शरणार्थी। अंग्रेजी में इसके लिए रिफ्यूजी शब्द का उपयोग हुआ है। शरणार्थी जो है ये शब्द भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय भी जो है ज़्यादा प्रचलन में आया था। जो पाकिस्तान में रहने वाले जो सिंधी या मतलब कि पंजाबी लोग थे, जो भारत में मतलब कि उन्होंने शरण प्राप्त की थी, तो ये शरणार्थी समस्या वाले पार्ट में है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या लिखना है कि शरणार्थी किसे कहते हैं, तो इसी का ही उत्तर देना है हमको कि किसी भी कारणवश अपना घर बार या देश छोड़कर अन्यत्र देश में शरणगत जो हो जाता है वह शरणार्थी कहलाता है। और अंग्रेजी में इसके लिए रिफ्यूजी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद आता है अगला कि वारसा संधि में कौन से देश सम्मिलित थे। तो चूँकि हम सबको पता है कि शीत युद्ध के समय जो है कुछ सैनिक संगठन बन गए थे, तो ये वारसा संधि भी एक सैनिक संगठन था। इसके अंदर जो है 5-7 जो देश है वो सम्मिलित हो गए थे, जैसे सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया, ये वारसा संधि में सम्मिलित देश थे। इसके बाद आता है कि इसी के अथवा में है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। इसके बाद आता है सोवियत संघ के पतन के कारण बताओ। तो हम सभी को पता है कि सोवियत संघ का जो पतन है वो मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों के कारण हुआ। दूसरा अपन इसका कारण लिख सकते हैं अफगान संकट जो उत्पन्न हो गया था सोवियत संघ में, तो इसके कारण भी जो है सोवियत संघ का पतन हुआ। तीसरा जो है सोवियत संघ की आर्थिक बदहाली और वहाँ पर उत्पन्न खाद्यान्न संकट के कारण जो है सोवियत संघ जो है पतन की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ा और हम पढ़ेंगे तो इसको और अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे। फिर अगला आता है प्रिवी पर्स क्या है। तो ये प्रिवी पर्स जो एक नया शब्द है ना, इसको अर्थ होता है राजभत्ता। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो कुछ रियासत को जो है प्रिवी पर्स जो है दिया गया था, यानी कि जो सरकार द्वारा जो है राजभत्ता जो एक निश्चित वेतन के रूप में उनको मिलता था। इस प्रिवी पर्स की समाप्ति जो है इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 में की थी। तो प्रिवी पर्स क्या है, तो प्रिवी पर्स एक प्रकार का राजभत्ता है जो देशी रियासतों को दिया जाता था और इसकी समाप्ति 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने की थी। तो ये प्रिवी पर्स वाला है। इसके बाद अगला आता है द्विध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं, ये शायद जो है पहले भी आ चुका है। तो द्विध्रुवीकरण से अर्थ ये है कि विश्व का 2 देशों में बंटना, 2 भागों में बंटना। जैसे शीत युद्ध के समय मतलब ये स्थिति उत्पन्न हुई थी। अमेरिका और सोवियत संघ है जो थे वो द्विध्रुवीकरण की राजनीति में ही आए थे। इस में मतलब कि जो है अमेरिका और सोवियत संघ सम्मिलित थे। ये दोनों ही महान शक्तियों के केंद्र माने जाते थे। इसके कारण जो है विश्व जो है 2 भागों में
बढ़ गया था, इसलिए इसको द्विध्रुवीकरण के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न जो है वो आता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। तो हम सबको पता है कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक आंदोलन हुआ था ताड़ी के विरोध को लेकर। ताड़ी से अर्थ है कि शराब। महिलाएं जो है बहुत परेशान हो चुकी थी, ताड़ी के कारण जो है स्थितियां खराब हो रही थी परिवारों में, इसलिए आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने जो है इस आंदोलन को प्रारंभ किया था सन 1972 में, और इसमें महिलाओं की बहुत ज़्यादा भूमिका रही थी। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन कब और कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर लिखेंगे 1972 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से ये शुरू हुआ था। इसके बाद आता है आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी। तो हम सबको पता है कि आपातकाल के दौरान जो जयप्रकाश नारायण है, उस समय मतलब कि जयप्रकाश नारायण जो है एक हीरो के रूप में उभरे थे। उन्होंने जो है पूरे देश को एकत्रित लगभग कर ही लिया, और जाति और धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने संपूर्ण देश में मतलब कि जो है एक संगठन बनाया और सत्ता परिवर्तन कर दिखाया। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने सत्ता परिवर्तन का कार्य किया था और अपने ही बल पर उन्होंने किया था। तो ये जो कमाल किया था उन्होंने जयप्रकाश नारायण ने, तो ये जो है उनकी भूमिका के बारे में हम लिख सकते हैं कि आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण एक हीरो की तरह उभरे, जाति धर्म और राज्य से ऊपर उठकर देश सेवा के लिए संपूर्ण देश को एकत्रित किया, सत्ता परिवर्तन का कमाल दिखाया और आपातकाल हटवाया। इसके बाद आता है कोई दो क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। तो आजकल तो बहुत सारे क्षेत्रीय दल आ गए हैं, कोई से भी दो दलों के नाम अपन बता सकते हैं। जैसे एक आप पार्टी आ गई है, असम गण परिषद है, माकप्पा है, ये सब क्या है क्षेत्रीय दल है जो केवल क्षेत्र विशेष में ही है, पूरे राष्ट्र में नहीं है। कोई सी भी दो पार्टी हो या कोई से भी दो दलों के नाम अपन लिख सकते हैं। इसके बाद आता है पहले खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध अथवा गेम वार युद्ध क्यों कहा जाता है। तो पहला खाड़ी युद्ध जो है उसको कंप्यूटर युद्ध अथवा गेम वार युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पहली बार जो है कंप्यूटरों का इस्तेमाल हुआ था। इस युद्ध में मतलब कि जो है कंप्यूटरों से निगरानी रखी गई थी। तो इसको पहले खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने मतलब कि जो है इराक के खिलाफ जो है युद्ध किया था। तो इस युद्ध में जो है इनका उपयोग किया था, इसलिए इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध या गेम वार युद्ध भी कहा जाता है। नीति आयोग क्या है, अगला प्रश्न है। तो नीति आयोग से अर्थ ये है कि जो एक प्रधानमंत्री ने 2015 में नीति आयोग बनाया था और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ये नीति आयोग से अर्थ है कि देश के विकास के लिए बनाए गए जो है एक आयोग है ये। तो इसमें तरह तरह की योजनाओं के बारे में आता है, इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आता है शीत युद्ध के कोई भी कारण, 3 कारण लिखिए। तो हम जानते हैं शीत युद्ध के कारण क्या थे। तो शीत युद्ध जो है अमेरिका और सोवियत संघ की हठधर्मिता, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को श्रेष्ठ बताने में लगे हुए थे। तो स्वाभाविक है कि युद्ध तो होना ही था। तो इसका पहला जो कारण है कि शीत युद्ध जो है अनिवार्य हो गया था। दूसरा कारण अपन ये लिख सकते हैं कि शीत युद्ध जो है वो हठधर्मिता के कारण हुआ, है ना। तो इस प्रकार से शीत युद्ध के अपन तो कारण लिखेंगे। फिर सोवियत संघ के विघटन के कारण, तो सोवियत संघ का विघटन का मैंने भी आपको बताया सही में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो इसमें ये बताया मैंने आपको, मिखाइल गोर्बाचेव की नीति, अफगान संकट, सोवियत संघ की आर्थिक बदहाली, खाद्यान्न संकट, यह जो है सोवियत संघ के पतन के कुछ कारण हैं। इसके बाद आ गया है भारत और नेपाल संबंधों को समझाइए। तो भारत और नेपाल के जो संबंध हैं बहुत अच्छे हैं। दोनों ही मतलब कि जो है यहाँ पे स्थित जो दो धर्म है, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों ही देश जो है दोनों धर्मों को मानते हैं। और दोनों देश जो है एक योजना है रामायण सर्किट योजना, जो दोनों देश जो है मिलकर इस योजना पर काम कर रहे हैं। दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक
संबंधों को लेकर मतलब कि इनके जो संबंध जो है वो ठीक ठाक है इन संस्कृति और धर्म के विषय में। और दोनों देशों की जो है सीमाएं भी है वो खुली हुई है, अर्थात किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है आने जाने पर। इसके बाद इसी के आसियान संगठन के उद्देश्य बताना है। तो आसियान संगठन का उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्र में शांति और स्थिरता को प्रोत्साहित करना, क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, यही या साझे हितों में परस्पर सहायता और सहयोग की भावना को बढ़ाना, यह जो है आसियान संगठन के उद्देश्य है। तो कोई से भी हम 2-4 उद्देश्य लिख देंगे, क्योंकि बहुत सारे उद्देश्य हैं, तो हम ये लिख सकते हैं शांति स्थापित करना वगैरह। इसके बाद आता है पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य लिखिए। तो जैसे कि हम समझते हैं कि भाई पंचवर्षीय योजनाएं किस लिए होती है? देश के विकास के लिए। तो देश के विकास के लिए ये योजनाएं जो है बनी, और इसका विकास था कि इसका कार्य जो था इसका विकास दर को बढ़ाना, देश की विकास की दर को बढ़ाना, इसके माध्यम से निवेश को बढ़ाया जाता। इसके साथ में जो देश की गरीबी है या देश में जो सामाजिक न्याय है इसको भी बढ़ाना जो है इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा है हरित क्रांति क्या थी? तो हम लिखेंगे कि वे सारे प्रयास जिसके कारण कृषि उत्पादन बढ़े हरित क्रांति कहलाती है। तो 1967 और 68 में सरकार ने जो है कृषि उपज बढ़ाने के लिए तरह तरह की नई तकनीकों को प्रोत्साहन दिया, नई भी जो है नई चीज़ों को मतलब लाया गया, ताकि मतलब कि जो है खेती में उत्पादन बढ़े। नई नहरों का निर्माण किया गया, बांध बनाए गए। तो ये सारे प्रयास जो है कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए था, और इससे परिवर्तन भी आया देश में, मतलब कि जो अनाज का उत्पादन दोगुना तिगुना बढ़ा भी सही। इसी को हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है नक्सलवादी आंदोलन क्या है? तो नक्सलवादी तो हम आजकल पेपरों में पढ़ते ही है। तो जो ये पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे जिनका नाम था चारू मजुमदार और कानू सान्याल, इन्होंने 1967 में क्या हुआ था, सरकार के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन चलाया था और इस आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर बाद में जो है ये कई राज्यों में फैल गया। तो नक्सलवादी आंदोलन के बारे में हम ये तो इस प्रकार का लिख सकते हैं। इसके बाद आता है किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े? तो जैसे हम सभी को पता है 1975 में जो है आपातकाल लगा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, देश में क्या है चुनाव हुए और देश में मोरारजी देसाई की सरकार बनी। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार को जो है राजनीति का अनुभव नहीं था, इसलिए उसके जो साथी जो सांसद थे वो उन्होंने क्या शीघ्र ही पार्टी को छोड़ दिया। और ये जो है सरकार जो है मोरारजी देसाई वाली मात्र 18 माह तक ही चली और इसने 18 माह बाद अपना बहुमत खो दिया। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, लेकिन वह भी शीघ्र ही 4 महीने में जो है गिर गई। तो अब ऐसी स्थिति में जो है 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। तो ये हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह वाली पार्टी जो है वो सरकार गिर जाने के कारण जो है 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जो है शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? तो हम सभी को पता है भाई विश्व जो है कई बातों से प्रभावित हुआ। जैसे पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि विश्व जो है 2 गुटों में विभाजित हो गया, आणविक युद्ध की संभावना हो गई थी, यानी कि परमाणु बम एक दूसरे पर फेंक ना दे, इस बात की संभावना हो गई थी। तीसरा जो था कारण कि आतंक और अविश्वास बढ़ गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि शांति के लिए जाना जाता था वो शक्तिहीन हो गया। मानवीय कल्याणों की उपेक्षा हो गई, अर्थात मानव कल्याण तो हो ही नहीं सकता जब युद्ध होता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के ये इस प्रकार के प्रभावों के बारे में हम लिखेंगे। इसके बाद आता है
गुट निरपेक्षता की नीति के प्रमुख लक्षण। तो गुट निरपेक्षता से अर्थ क्या है, तो किसी भी गुट में न होना। और इसके लक्षण क्या है कि शीत युद्ध की जो राजनीति है उसका त्याग करना। शीत युद्ध में 2 गुट हो गए तो दोनों गुटों में नहीं रहना। फिर स्वतंत्र नीति अपनाना। सैन्य गठबंधन जो भी थे जैसे वारसा या नाटो जो भी, इनसे दूरी बनाए रखना। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। मानवाधिकारों की रक्षा करना। रंग भेद की नीति का विरोध करना। इस प्रकार से जो है ये इसका हम लिखेंगे कि किस प्रकार से जो है इस शीत युद्ध के या गुट निरपेक्षता के लक्षण रहे। फिर संयुक्त राष्ट्र संगठन के कोई 4 उद्देश्य लिखो। तो कोई से भी हम 4 उद्देश्य लिखेंगे। बहुत सारे जो भाई सेवा का, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना, बहुत सारे उद्देश्य है इसका। तो इसमें से हम इसको पढ़ेंगे और इसको व्यवस्थित रूप से लिखेंगे। इसके बाद आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वीटो पावर से आप क्या समझ। सरल उत्तर है इसका। वीटो पावर का अर्थ होता है नकारात्मक शक्ति, अर्थात एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर यदि सारे देश एक है लेकिन कोई एक देश जिसको वीटो पावर मिला है और वो अपना वीटो दे देता है, तो इसका अर्थ है कि वो कार्य उन सारे देशों को नहीं करना है। तो वीटो पावर क्या है, एक निषेधात्मक शक्ति है जो कि विश्व के 5 देशों को प्राप्त है, जिसमें अमेरिका, संयुक्त रूस है ना, जर्मनी, इनको प्राप्त है। और भी 2 अन्य देश है, फ्रांस वगैरह। इसके बाद आता है भारत की विदेश नीति की विशेषता बताइए। तो भारत की विदेश नीति क्या है, तो अभी हमने पढ़ा कि भाई जो है किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होना, स्वतंत्र नीति, सैन्य गठबंधन से दूरी, मानवाधिकार की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय जो है सहयोग प्रदान करना एक दूसरे देशों को, और जो है युद्ध ना होने देना या मतलब युद्धों को रोकना, या जो है यह भी है कि जो है मानवाधिकार की रक्षा करना, संयुक्त राष्ट्र संगठन के नियमों पर चलना। तो ये भारत विदेश नीति की विशेषताएं हैं। इसके बाद आता है यूनेस्को। भाई यूनेस्को क्या है, तो ये यूनेस्को भी क्या है, एक दूसरे को जो है सहयोग प्रदान करने वाली, इसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर स्थलों को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या समझौते की स्थापना करवाना, मानवाधिकार का बचाव कराना, ये सब यूनेस्को के कार्य हैं। अंतिम प्रश्न आता है कि जो है कोविड-19 ने विश्व को कैसे प्रभावित किया है। तो इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आप स्वयं को लिखना है, क्योंकि ये वर्तमान की बीमारी है। मैं क्यों बताऊं इसका, ये आप ही लिखना भाई, है ना। कुछ पॉइंट बता सकता हूँ, वैसे जन धन हानि हुई, जन की हानि हुई, धन की हानि हुई, है ना। लोगों की आर्थिक जो स्थितियाँ है वो खराब हुई। तो इस प्रकार से जो है विश्व के कई देशों की आर्थिक स्थितियाँ खराब हुई, विश्व के कई देशों में कई लोग मारे गए, धन की हानि हुई। तो इस प्रकार का इसको है, आप विस्तार करके इसका लिख सकते हो 5, 7, 8 लाइन में। इसके बाद आता है अंतिम प्रश्न इसमें अथवा में कि वर्तमान वैश्विक सुरक्षा को सर्वाधिक खतरे के कोई 2 कारण। तो वर्तमान में वैश्विक सुरक्षा के कई खतरे, जैसे इसमें एक खतरा आता है जलवायु परिवर्तन का। यदि जलवायु परिवर्तन हुआ तो इससे कई लोग हैं तो मारे जाएंगे, बीमारियां उत्पन्न होगी। तो ये जो है वैश्विक सुरक्षा के सामने एक प्रमुख खतरा है। एक युद्ध वाला है कि अगर युद्ध, तीसरा महायुद्ध अगर हो जाता है तो मानवीय जाति को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं के राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो मॉडल पेपर जो बनाया था उसको हमने समझा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।